हमारे भाई मोहम्मद अखलाक के केस में मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कंस्पिरेसी सब कुछ है उसमें। जब केस चल रहा है आप कैसे वापस ले सकते हैं? जब सरकार ये कह रही केस वापस लो तो वहां प्रोसिक्यूशन क्या करेगी? अब कल प्रोसिक्यूशन की तरफ से डेट मांगी गई, उनके पास क्या आर्ग्यूमेंट है? यही तो इसलिए मैं कहती हूँ फिर ये काहे का तामझाम है, इसको खत्म कर लो। ये केस एक प्रेसिडेंट बनेगा। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा है आप पूरा कानूनी तामझाम ही खत्म कर लीजिए। क्या ये नाटक है? किसके लिए आप अदालत रखे हैं? किस लिए जज बैठे हैं? अगर आप ही जज हैं और आप ही तय कर रहे इस केस में कुछ नहीं है जब केस चल रहा है, तो फिर आप अदालत खत्म ही कीजिए। आप ऐलान कर लीजिए कि हम राजा हैं, हम जो भी बोलेंगे वही होगा, बात खत्म। दानिश को बहुत बुरी तरह मारा था, उनका पूरा ब्रेन, आधा ब्रेन को उन्होंने डैमेज कर लिया है और वो जिंदा मिसाल है उस घटना की। मैं आपको क्या कहूँ विक्रांत जी, मतलब देखिए मैं तो क्या कोई इसमें एक मैसेजिंग भी सरकार की तरफ से दिखाई देती है कि अगर मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो उन्हें न्याय भी नहीं मिलेगा? सरकार की दलील है कि कम्युनल हार्मोनी बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए इन हत्यारोपियों के इनका केस वापस लिया जा रहा है। बंदूक या फायरआर्म इस्तेमाल नहीं किया, लाठी डंडा से मारा गया। तो लाठी डंडा से मारा गया तो वो हत्या नहीं है क्या? व्यक्तिगत रंजिश है। जब आप किसी मुसलमान को मुसलमान होने के नाते उसके हत्या करते हैं तो व्यक्तिगत रंजिश तो कोई भी मॉब लिंचिंग में अगर व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, अगर बंदूक इस्तेमाल नहीं किया गया तो क्या वो ग्राउंड हो सकता केस को समाप्त करने की? चौथी बात उन्होंने कहा बहुत देरी हो रही है, तो देरी किसका कसूर है? केस में विटनेस से आपके खिलाफ सबूत पेश की, अब आप कह रहे केस ही विड्रॉ करो। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अभी आप जुनैद के केस लीजिए, बल्लभगढ़ के पास, वहां उनको ट्रेन से उतार कर उसकी हत्या की। आज उनके हालात, उनके परिवार के हालात क्या है, कैसे लड़ रहे हैं? आप झारखंड के दोनों केस देखिए, 12 साल का बच्चा और उनके चाचा, सारे लोग बेल पर आ गए। मुझे लगता है ये सिर्फ मैसेजिंग नहीं, ये एक नीति आधारित है, मकसद है कि हिंदुत्व की पहचान बनाने के लिए हम अपने राजनीति करके कुर्सी हथियाएंगे। मैंने जो चिट्ठी राष्ट्रपति जी को दी है जी, उसमें एक और सवाल मैंने कहा, उन्होंने लिखा है कि हमारे पास राज्यपाल की लिखित इजाजत है। मतलब सरकार अपने को अदालत समझ रही है। इस तरह की खुलेआम गैर कानूनी काम पर तो फिर काहे के लिए है ये सब? सरकार को सजा दिलाने के लिए वकील खड़े करते हैं, अब तो सरकार वकील को बोल रही तुम पीछे हटो। आप बताइए क्या होगा हमारे देश का? और इससे इसका मतलब है किसी भी मॉब लिंचिंग केस में ये केस प्रेसिडेंट बन जाएगा। बड़े बड़े नेता खुलकर कह देते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव और भारत सरकार के मंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं। अगला पोस्टर देखिए मैम, संकल्प राम राज्य का। ये मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा पोस्टर। उनकी दिशा में एकलव्य को हमेशा अपना अंगूठा काटना पड़े। हम अखलाक के परिवार को देखते हैं, उनकी हिम्मत और उनका विश्वास न्याय प्रक्रिया पर, उनका एक विश्वास है कि हम लड़ेंगे तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। सितंबर 2015 में एक ऐसी घटना देश में हुई थी जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। मोहम्मद अखलाक को उनके घर के पास ही पीट पीट कर मार डाला गया था और अब इतने साल बाद, करीब 10 साल बाद, उनके जो आरोपी थे उनके खिलाफ केस वापस लेने के लिए सरकार ने गुहार लगाई है। जी हां, हत्या के मामले में केस वापस लेने की। और इस मामले में राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर सीपीएम की नेता और पूर्व सांसद वृंदा कारत ने
दखल देने की मांग की है कि हत्या के मामले में कैसे आरोपियों को माफी दी जा सकती है। वृंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। विक्रांत जी। मैम, कल कोर्ट की इस मामले में हियरिंग थी जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि हत्या के मामले में आरोपियों से आरोप जो है वो वापस लेना चाहते हैं। कल आप कोर्ट भी गई थी, लंबा आपका राजनीतिक और इस तरह के मामले देखने का अनुभव है, क्या कभी हत्या के मामले इस तरीके से वापस लिए जा सकते हैं? हमने पहले ये कोशिश देखी थी गुजरात में बिल्किस बानो के केस में, लेकिन अंतर ये था कि वो कन्विक्टेड थे, मतलब जो आरोपी थे बहुत बड़े संघर्ष के बाद उनको सजा दी गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन बार बार उनको रिहा किया जा रहा था, मतलब छुट्टियां दे रही थी, पैरोल दिया जा रहा था। लेकिन तब गुजरात सरकार ने होम मिनिस्टर की इजाजत से उनको पूरे तौर पर मतलब रिहा करने का फैसला लिया, और वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़े, बिल्किस स्वयं लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने दखल करके हस्तक्षेप करके न्याय को बचाने का काम किया, और बिल्किस के बारे में जो उनकी कोशिश थी वो समाप्त कर दी। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारे भाई मोहम्मद अखलाक के केस में अंतर ये है कि अभी केस चल रहा है, और उसमें मर्डर के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर का भी है, क्योंकि उनका जो बेटा है दानिश को बहुत बुरी तरह मारा था। उनका पूरा ब्रेन, आधा ब्रेन को उन्होंने डैमेज कर लिया था, और बड़े हिम्मत के साथ अखलाक का वो बेटा खड़ा हुआ, आज भी प्रभावित है, और वो जिंदा मिसाल है उस घटना की। तो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कंस्पिरेसी, सब कुछ है उसमें। अब आप बताइए, वो केस अभी चल रहा है। अखलाक की जो बेटी है शाइस्ता ने गवाही दी, और बहुत स्पष्ट गवाही दी 2022 में, जिससे नाम लेकर उन्होंने पहचान लिया। अब आप बताइए, उसके बाद जब केस चल रहा है, आप कैसे वापस ले सकते हैं? सरकार की दलील है कि कम्युनल हार्मोनी बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए इन हत्यारोपियों के इनका केस वापस लिया जा रहा है। वो एक उन्होंने ग्राउंड दी है, बाकी जो 3-4 ग्राउंड है, आप उसको सुनकर और भी आप हैरान होंगे। एक, उन्होंने कहा कि कोई बंदूक या फायरआर्म इस्तेमाल नहीं किया, लाठी डंडा से मारा गया। तो लाठी डंडा से मारा गया तो वो हत्या नहीं है क्या? दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं था। तो कौन सा कम्युनल केस में व्यक्तिगत रंजिश है? जब आप किसी मुसलमान को मुसलमान होने के नाते उसके हत्या करते हैं, तो व्यक्तिगत रंजिश तो सामूहिक रंजिश आप समझ सकते हैं, धर्म आधारित, सांप्रदायिक आधारित। लेकिन उन्होंने कहा व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। तो कोई भी गैंग रेप में, या कोई भी गैंग मर्डर में, या कोई भी मॉब लिंचिंग में अगर व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, अगर बंदूक इस्तेमाल नहीं किया गया, तो क्या वो ग्राउंड हो सकता केस को समाप्त करने के? और चौथी बात उन्होंने कहा बहुत देरी हो रही है। तो देरी किसका कसूर है? ये तो सरकार की न्याय प्रक्रिया है। आपने कितने बार विटनेसेस को नोटिस दिया, और जब नोटिस दिया तो कहा कि कल आपको तुरंत पहुंचना। कौन कर सकता है ये? तो आपने पूरी ऐसे माहौल बना लिया है, न केस आप लड़ना चाहते हो, जब केस में विटनेस से आपके खिलाफ सबूत पेश की, अब आप कह रहे केस ही विड्रॉ करो। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है मैम। ये केस एक प्रेसिडेंट बनेगा। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा है आप पूरा कानूनी ताम झाम ही खत्म कर लीजिए। क्या ये नाटक है? किसके लिए आप अदालत रखे हैं? किस लिए जज बैठे हैं? अगर आप ही जज हैं और आप ही तय कर रहे इस केस में कुछ नहीं है, जब केस चल रहा है, तो फिर आप अदालत खत्म ही कीजिए। आप ऐलान कर लीजिए
कि हम राजा हैं, हम जो भी बोलेंगे वही होगा, बात खत्म। कोर्ट ने भी कल ये सवाल उठाया, जिस जज के सामने हाँ, ये गया, हाँ, उन्होंने भी कहा कि क्या कभी मर्डर के केसेस में इस तरीके से वापस लिया गया है। मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि अखलाक, क्योंकि मुसलमान थे, हालांकि पीड़ित चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, धर्म से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैं नाम मुसलमान इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उनकी हत्या इसलिए हुई थी कि वो मुसलमान थे। तो क्या कोई इसमें एक मैसेजिंग भी सरकार की तरफ से दिखाई देती है कि अगर मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो उन्हें न्याय भी नहीं मिलेगा? मैं आपको क्या कहूँ विक्रांत जी, मतलब देखिए, मैं इस तरह मॉब लिंचिंग के बहुत सारे केसों में परिवार के साथ, जो विक्टिम के परिवार हैं उनके साथ जुड़ी हूँ। अभी आप जुनैद के केस लीजिए, जो यहाँ बल्लभगढ़ के पास, वहाँ उनको ट्रेन से उतार कर उसकी हत्या की और ट्रेन से धक्का मार के हत्या। आज उनके हालात, उनके परिवार के हालात क्या है, कैसे लड़ रहे हैं। अभी तक उस केस में भी कुछ नहीं हुआ। आप झारखंड के दोनों केस देखिए, 12 साल का बच्चा और उनके चाचा, सारे लोग बेल पर आ गए, केस चल रहा है। जब बेल पर आए तो उनको हीरो के रूप में, जैसे कोई युद्ध से कोई आ रहा है, और उनको सारे वहाँ के मंत्री ने माला वगैरह पहनाए, जो बीजेपी के वहाँ के लीडर थे। तो मैसेजिंग क्या जो बात है, मुझे लगता है ये सिर्फ मैसेजिंग नहीं, ये एक नीति आधारित है कि हमारा जो मकसद है कि हिंदुत्व की पहचान बनाने के लिए हम अपने राजनीति करके कुर्सी हथियाएंगे, उसके लिए हर हथकंडे को इस्तेमाल किया जाएगा। और सांप्रदायिक नफरत फैलाना एक सबसे बड़ा हथकंडा है। एक और बात अगर आप इजाजत दें, देखिए मैंने जो चिट्ठी राष्ट्रपति जी को दी है जी, उसमें एक और सवाल मैंने कहा है, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति जी इसमें डायरेक्ट का, तो क्या बात है उसमें, जो कल एफिडेविट पेश की गई थी अदालत में, उसमें दोनों चिट्ठियों में सरकार की तरफ से जो विशेष सचिव है, उन्होंने लिखा है कि हमारे पास राज्यपाल की लिखित इजाजत है कि सरकार ये केस वापस ले। राज्यपाल ने हमें इजाजत लिखित दी। अब आप बताइए, मतलब सरकार अपने को अदालत समझ रही है, और अगर गवर्नर जो संविधान की वहां प्रतिनिधि है, अगर उनकी ये समझ है कि वो ठप्पा लगा लेगी इस तरह की खुलेआम गैर कानूनी काम पर, तो फिर काहे के लिए है ये सब कुछ? मैम, पहले हम देखा करते थे कि जो राजनीतिक केसेस होते थे, धरने प्रदर्शन के होते थे, सरकारें उस तरह के केस वापस लेती थी, ये सब रूटीन में चलता था। लेकिन एक व्यक्ति की हत्या, अगर हत्या के मामले में 302, जिसे कहा जाता है कि इतना बड़ा गुनाह कि आपने किसी आदमी की जान ले ली, उस मामले में अगर केसेस वापस सरकार लेने लग गई, ये सरकार का काम है न्याय दिलाना। केस पीड़ित तो लड़ता नहीं है, पीड़ित के पीछे खड़ी होती है सरकार जो उसका केस लड़ती है। आरोपी को अपना केस खुद लड़ना पड़ता है, लेकिन यहां तो आरोपियों के साथ सरकार खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही है आपकी बात। यही तो इसलिए मैं कहती हूँ, फिर ये काहे का तामझाम है, इसको खत्म कर लो, डिक्लेयर कर लो हम ही तानाशाह, हम ही राजा है। मैं आपको बता रही हूँ, जो आपकी इतनी प्रासंगिक सवाल ये है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है वहां, जो विक्टिम्स की पक्ष के बोलने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि स्टेट वर्सेस ये केस है। बिल्कुल। अब कल प्रोसिक्यूशन की तरफ से डेट मांगी गई, उनके पास क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या बोलेंगे वो? जब सरकार ये कह रही केस वापस लो, तो वहां प्रोसिक्यूशन क्या करेगी? उनकी लीडर सब बोल रहे हैं कि आप केस वापस। लीडर का मतलब कानून की ढांचे के आधारित जो उनकी अथॉरिटी है, वो कह रहे वापस लो केस। तो प्रोसिक्यूशन है नहीं,
क्या प्रोसिक्यूशन आर्ग्यू करेगी? अब अखलाक की परिवार की तरफ से एक ऐसे बहादुर वकील खड़ा है वहां, यूसुफ सैफी। एक समय ये हालत थी शुरुआती दौर में जब उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी, और अखिलेश जी की सरकार थी उस समय, उन्होंने प्रोटेक्शन प्राप्त किया, लेकिन अकेले वो लड़ रहा है। लेकिन आज वो क्या करेगा? वो खुद ही बोल रहे कि प्रोसिक्यूशन जो मेन डिफेंस पेश करेगा, बिल्कुल प्रोसिक्यूशन ही नहीं है। जो आपने कहा ना, सरकार को सजा दिलाने के लिए वकील खड़े करते हैं, अब तो सरकार वकील को बोल रही तुम पीछे हटो। आप बताइए क्या होगा हमारे देश का? और इससे इसका मतलब है किसी भी मॉब लिंचिंग केस में ये केस प्रीसिडेंट बन जाएगा। अगर अदालत इसको स्वीकार करती है, जो मैं उम्मीद करती हूं कि अदालत कभी भी इस गलत चीज को स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन क्या रहेगा फिर? अभी हमने पिछले दिनों देखा पश्चिम बंगाल में भी जो एक कार्यक्रम हुआ, वहां पर मुस्लिम फेरी वालों की पिटाई हुई और शिवेंदु अधिकारी ने मंच पर, जो बीजेपी नेता हैं, उनको सम्मानित किया। तो ये क्या संदेश जा रहा है? मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अमित शाह जी का भाषण सुने, ये तमाम बीजेपी की जो इकोसिस्टम है ना, वो पहले देखते हैं कि ऊपर की क्या आवाज आ रही है, अमित शाह क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं। अब वहां असम में अमित शाह के एक डुप्लीकेट बनाने का वो हेमंत, क्या नाम है, हेमंत विश्व शर्मा, जो मतलब जब मुंह खोलते ही गाली देते हैं। पहले वो नहीं ऐसे करते थे, पहले तो कांग्रेस नेता थे वो ऐसे नहीं, इस तरह की उनका भाषण वो सब नहीं था, उनका बर्ताव नहीं था। लेकिन आज वो एकदम जैसे उनका लीडर बनता है वैसे। और पूरी बीजेपी की आप देखेंगे, अमित शाह जी का क्या पॉलिटिक्स है, वो खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ लोगों को नकारात्मक दृष्टि से देखकर उस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। अब आप बताइए, ये एसआर का पूरा मामला में वो क्यों नहीं पार्लियामेंट में सबूत दे पा रहे हैं कि कितने घुसपैठिया उन्होंने बाद दिया, मतलब छोड़ा, लिस्ट क्यों नहीं बोलते हैं? इनकी समझ में जितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं वो सब घुसपैठी है, क्योंकि गोलवॉकर ने कहा उनकी लेख में, सावरकर ने कहा उनकी लेख में कि हिंदू मुस्लिम कभी एक देश में नहीं रह सकते। ये उनकी समझ है, और उस समझ को कारगर तरीके से सरकार सत्ता को इस्तेमाल करने के लिए वो कर रहे हैं। इनका थियोरी और उनका प्रैक्टिस आज तक 100 साल तक थियोरी रहा। आज वो किसी और प्रोग्राम को लेकर सत्ता में आए, उसी संविधान, जिस संविधान को वो गाली देते हैं, उसी संविधान को लेकर उसके द्वारा वो सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में आकर वो वही थियोरी को आज प्रैक्टिस में ला रहे हैं। तो उनकी थियोरी जो हिंदुत्व राष्ट्र की है और उनका प्रैक्टिस हर मोड़ पर आप देखेंगे वो एक। मैम, अब तो बीजेपी के कुछ नेता खुलकर, पहले इस तरह की बातें नहीं बोली जाती थी, लेकिन अब तो बड़े बड़े नेता खुलकर कह देते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। और बहुत से लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि पूरी एफआईआर प्रक्रिया में मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि इसी तरह की साजिश चल रही है? ये सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, आपने सही कहा कि गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ बहुत सारी जगह में पता चल रहा है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके नाम काटे गए हैं। वो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कुछ थोड़ी बहुत राहत देने का काम किया, लेकिन जितने हमें उम्मीद थी अभी वो नहीं हुआ। हालांकि अभी वो सुन रहे हैं केस को, लेकिन अगर आप देखिए उनकी आइडियोलॉजी, मुस्लिम
के खिलाफ वो सामने रखकर अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं, क्योंकि वो सोचते कि हिंदुत्व का पहचान उसी से बनेगा। लेकिन हिंदुत्व के अंदर जाति प्रथा को लेकर उनकी बहुत ही दोहरी नीति है, दोहरी नीति है। हाँ, जरूर वो किसी दलित घर में जाकर दिखाने के लिए कुछ रोटी खा लेंगे, लेकिन जब कोई दलित लड़का गैर दलित हिंदू लड़की के साथ शादी करेगा या पार्टनरशिप बनाएगा, रिश्ते बनाएंगे, तो बीजेपी और उनके जो समझ है वो क्या कहते हैं? कभी आपने सोचा इस बात को? अभी रोज दहेज के लिए एक साल में औसतन 7,000 हिंदू लड़कियां जलाई जा रही हैं। कभी आपने सुना उनकी आवाज? तो पुरुष प्रधानता, दलित विरोधी जो मनुवादी सोच के अंदर हिंदुत्व का आइडियोलॉजिकल एक है। आप मुझे बताइए, सनातनी धर्म, अभी हिंदू बोलना भी छोड़ दिया, सनातनी, अब हम सनातनी। क्या सनातनी? कौन सी टेक्स्ट को आप सनातनी? टेक्स्ट के ऊपर वो चलते हैं। कौन सी टेक्स्ट है? आप क्या मनुस्मृति को सनातनी धर्म का हिस्सा मानते हैं क्या? स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? वो जितने भी श्लोक मनुस्मृति में दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, शूद्रों के खिलाफ, क्या वो सनातनी धर्म का हिस्सा आप मानते हैं? नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप जनता को क्यों नहीं बताते हैं? तो ये सिर्फ एंटी माइनॉरिटी नहीं, ये गरीबों के खिलाफ एक जाति प्रथा आधारित उनकी पॉलिटिक्स। मैम, अभी मैं जब आपके पास आ रहा था, तो अभी क्योंकि आपने बात की, तो ये भी एक सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव और भारत सरकार के मंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं, और वो आयोजक सनातन संस्था 13 से 15 दिसंबर। अगला पोस्टर देखिए मैम, संकल्प राम राज्य का। ये मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा पोस्टर, और ये बकायदा चलाऊंगा, जिस पर लिखा हुआ है संकल्प राम राज्य का। आप जब मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं, और सनातन के नाम पर राम राज्य का संकल्प और हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया जा रहा है। सनातन महोत्सव, सनातन राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। तो ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो दिशा है कि इनकी दिशा में एकलव्य को हमेशा अपना अंगूठा काटना पड़ेगा। शंभुक हमेशा रहेगा। शबरी जब तक कोई और बड़े लोग आकर नहीं आएंगे, वो कभी मुक्ति नहीं पाएंगे। नहीं, मैं कहती हूँ ये सब ठीक है, ये हमारे अपने संस्कृति का वो सब एक बात है। हाँ बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ, तो मुझे अपने धर्म पे बहुत गर्व है, प्यार है, लेकिन दूसरे के धर्म से नफरत नहीं हो सकती। दूसरे के धर्म से नफरत नहीं, ये तो तय है। कोई भी धर्म तो ये नहीं सिखाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अपने धर्म में भी जितने सामाजिक सुधार हुए हैं, अपने धर्म में जितने सामाजिक सुधार हुआ है, परंपरा के नाम पर कितनी गलत चीजें थी। अब आप 10 बात कहो कि इसके कारण हुआ, जो भी है परंपरा बन गया था। अब आप जब सनातनी राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारे संविधान के साथ मिलते हैं या टकराते हैं, ये हमें तो सोचना पड़ेगा ना। और हमारी समझ में ये जब सनातन की बात करते हैं, वो कभी भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते हैं। जब एक औरत पूछती है कि सनातन धर्म में औरत का जो लिखा हुआ है आपकी बहुत सारे टेक्स्ट में कि औरत की कभी भी बराबर स्थान नहीं है, पूजा जरूर घर में या कहीं भी आप करते हैं, लेकिन समाज में औरत का स्थान स्पष्ट है, तो क्या ये हमारा इस संस्कृति का हिस्सा है क्या? मैं ये सिर्फ पूछती हूँ। आप कहते हैं हर जाति के अपने नायक हैं, अपने हमारे संस्कृति में
उनकी बहुत बड़ा योगदान है। आप वाल्मीकि की बात कर सकते हैं, आप और भी आदिवासी नेताओं की बात कर सकते हैं। वो सब कुछ है, ये सब कुछ उसको कहते हैं ये इनकी नेता, किसी और पार्टी ने इतनी इज्जत नहीं दी इत्यादि। लेकिन जब आप जाति प्रथा में कहेंगे उनकी जगह कहाँ है और उसको आप तोड़ेंगे कि नहीं, चुप। तो मैं ये कहती हूं कि ये सब चीजों को सिर्फ धार्मिक एक भावना और भावना को उन्माद में आप बदलते हो और उन्माद से नफरत में बदलते हो। ये अगर राजनीति का हिस्सा बन जाएगा ना, तो एक नागरिक के हिसाब से बहुत चिंता है। एक मेरा अंतिम सवाल, अखलाक से हमारी बात शुरू हुई थी और अखलाक पे इसको समापन करते हैं। जिस तरह से घटना हुई है, अब फैसला तो कोर्ट को करना है कि वापस होगा या नहीं होगा, लेकिन सरकार ने तो अपनी मंशा दिखा दी है वापस लेने की। तो अखलाक जैसे मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों को कैसे न्याय मिलेगा, या न्याय की अब उम्मीदें खत्म? हम कभी नहीं खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अखलाक के परिवार को देखते हैं, उनकी हिम्मत और उनका विश्वास न्याय प्रक्रिया पर, उनका एक विश्वास है कि हम लड़ेंगे तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, वो ही उनके लिए एक आशा है। जब हम जुनैद के परिवार, उनकी माँ से मिलते हैं सायरा, उनकी मतलब उनकी आंखों में कभी मैंने नहीं देखा कि कहीं आंसू का जो एक छाया होता है वो खत्म, कभी नहीं। कितने साल से मैं मिल रही हूं, तो हमें लगता है अगर हम भी निराश हो जाते हैं या नागरिक, आम नागरिक निराश हो जाता है, तो जो शक्तियां चाहते हमें निराश करके अपनी इस तरह के गैर संवैधानिक तौर तरीके और मजबूती से थोपे, तो उनको शक्ति मिलती। इसलिए हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए हमारे अपने देशवासी पर, हमारी यूनिटी पर, हमारे संविधान पर और हमारे न्याय प्रक्रिया पर, क्योंकि बहुत लोग हैं अभी हमारे देश में जो लड़ेंगे संविधान के लिए और न्याय के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बातचीत की। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ना सिर्फ अखलाक को बल्कि अखलाक जैसे सभी पीड़ितों को न्याय मिले और जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको अपने किए की सजा कानून के मुताबिक मिले। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।